जय हिंद आप सभी को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा ज्योमेट्री का 8वां लेक्चर और हम पढ़ेंगे आज सिमिलैरिटी। बट अभी तक हमने जो लेक्चर्स हैं अपलोडेड हैं और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था भाई आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, आप लोग जाना हमारे चैनल में और उसमें जाना प्लेलिस्ट में मैथ्स बाय प्रेम सर, वहां पर जो है आपको पूरे मैथ्स के लेक्चर्स दिखाई देंगे। ज्योमेट्री जैसा सेगमेंट मैं आपको करवा दे रहा हूं। उसके बाद जो है आपका नंबर सीरीज का डीपीपी जो है हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोड हो गया है और एप्लीकेशन में कंटेंट में अगर आप जाते हैं हमारे कंटेंट में जाइएगा, उसमें आएगा फ्री मटेरियल। कंटेंट में आएगा फ्री मटेरियल, वहां पर आपको डेमो वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वहां पर डीपीपी होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो अपलोड किया जाता है। तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, जीत फाउंडेशन का, ठीक है, जीत फाउंडेशन का ऑफिशियल जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लेंगे। जीत फाउंडेशन का ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की और आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता, और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछता है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, या सीधे तौर पर लिखिए समरूपता। भाई कोई भी दो आकृतियां समरूप कैसे होंगी और कब होंगी, तो मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और एक और ये सर्कल है, तो क्या ये दोनों समरूप है? तो आप कहोगे सर 100% समरूप है, मतलब कि इनका रूप जो है एकदम एक जैसा है। इनका रूप जो है कैसा है? एकदम एक जैसा है। 100% ये लोग कैसे हैं? सिमिलर हैं। अब वही चीज मैं ट्रायंगल के लिए बोलूं, वही चीज मैं ट्रायंगल के लिए बोलूं, ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल है एक ये, तो मैं पूछूं कि क्या ये दोनों समरूप हैं? क्या यह दोनों चित्र जो दिखाई दे रहे हैं, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, क्या यह दोनों समरूप हैं? तो आप में से हर एक बच्चा ये कहेगा कि सर ये समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि समरूप होने के लिए इनका रूप एक जैसा। अब ये तो था सिंपल, बट अगर समरूपता यानी सिमिलैरिटी का बेसिक डेफिनेशन देखोगे तो वो कहता है, त्रिभुज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भाई उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगत भुजाएं। अब संगत भुजाएं किसे कहेंगे भाई? संगत भुजाएं, और उनका अनुपात कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। अनुपात कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। संगत भुजाओं का, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात एक समान, अनुपात को बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसा नहीं लगा रहा है कंडीशन वो, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब फिर से मान लो, ठीक, हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल, अब यही वाला, अब यही वाला ट्रायंगल लेते हैं और मैं इस ट्रायंगल को यहां प्लॉट करता हूं और अब मैं कहता हूं आपको कि इस भुजा का जो मान है 3, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और यहां मैं कहता हूं इसका मान है 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर और इसका 10 सेंटीमीटर मान है। तो अब क्या हम इन ट्रायंगल्स को, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं? समरूप कह सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि यस सर, अब आप कह सकते हो। बट बच्चा एक कहेगा, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, कि सर इसका 3 है, यहाँ तो 6 है, इसका 4 है, यहाँ 8 है, इसका 5 है, यहाँ 10 है। देखो अनुपात समान होना चाहिए, ठीक है, यानी कि संगत भुजाएं, यानी कि ए बी सी इसको नाम दिया मैंने, इसको डी ई और एफ नाम दिया। तो सिमिलैरिटी को समझना कि ए और बी समरूप संगत भुजा होगी, इसके यहां पे लिख देता हूं, इसके संगत भुजा होगी हमारी डी और ई। फिर आपका ए और सी, उसके संगत भुजा हो जाएगी हमारी डी और एफ, और नीचे में जो बेस है, आधार है बी सी, उसके संगत भुजा हो जाएगी हमारी यहां पर ई और एफ। तो कह रहे संगत भुजाओं का अनुपात, सिमिलैरिटी यानी समरूपता इस बात को दर्शाता है कि संगत भुजाओं का अनुपात एक समान होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात देख लो तो भाई मैं ए बी बटे डी कर दूंगा, ए बी बटे डी बराबर आना चाहिए किसके? ए सी बटे बी एफ के, और वो बराबर आना चाहिए किसके? बी सी बटे ई एफ के। तो भाई ए बी का मान 3 रखा मैंने, यहां से इसका मान 6 रखा, यहां गया इसका मान 4 था, इसका मान 8, यहां गया 5 था, इसका मान 10। अब देखो काट दोगे तो सब जगह आपको 1/2, 1/2, 1/2। अनुपातिक रूप में ये लोग एक समान हैं, मान नहीं अनुपात,
रूप में एक समान है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को कहेंगे, अब हम कहने का अधिकार रखते हैं कि भाई त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह लगाना त्रिभुज डी ई एफ। बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आया कि समरूपता किसे कहते हैं? क्या सब लोग को ये एकदम क्लियर है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप क्यों हुए? डिफिनीशन इसका क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया समरूपता आप लोग को। साथ में अब मैंने त्रिभुज जब भी पढ़ाया आपको, मैं हमेशा कहता हूं मेरे बच्चे दो चीजों पर ध्यान दिया करो। एक तो उस ट्रायंगल की साइड्स यानी कि भुजा, और दूसरा होता है कोण। यही दो चीज अगर आप अच्छे से, ठीक है, डील कर गए तो आपको ज्योमेट्री में 90% सेगमेंट अगर देखोगे, मेंसुरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यामिति की बात कर रहा हूं, तो त्रिभुज उस पर एक अधिकार रखता है और बड़े अच्छे प्रश्न भी आते हैं। ठीक, तो ये त्रिभुज हमारा भुजा और कोण या कोई भी आकृति बनी होगी, ठीक है, कोई भी आकृति बनी होगी तो पक्का पक्का तीन साइड्स, अगर पॉलीगन की बात करोगे मैंने पढ़ाया है कि मोर देन तीन साइड्स या तीन साइड से बनके एक पॉलीगन यानी कि आपका बहुभुज बनता है। तीन रहेगा भुजा तो त्रिभुज, चार रहेगा तो चतुर्भुज, पांच रहेगा तो पंचभुज। लेकिन साथ में वो एंगल भी रखता है, साथ में वो एंगल्स भी रखता है यानी कि कोण भी रखता है। तो हमारा पूरा फोकस उनके साइड्स पर और उनके एंगल्स पर होना चाहिए। इससे हमारा ज्यामिति जो है आसान बनता जाएगा। ठीक है, अब अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बहुत बड़ी टीम है जो पीछे लगी हुई है अनसब्सक्राइब करवाने के, तो खैर आपने अपनी वो होती है। आप लोग को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मैंने जो अपना प्रॉमिस किया है मैं उसको कैसे भी पूरा करूंगा कि भाई आपका जो मंडी निरीक्षक का सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत मेरे ख्याल से 15 या 14 चैप्टर्स हैं और वो मैं आपको पूरा डील करके दे दूंगा, पढ़ा के दे दूंगा। अब ये कहोगे कि सर आप भी एमसीक्यू वाला डांस करके दिखाओ, तो वो भी होगा, बट वो डीपीपी के साथ होगा कि मैं पहले आपको क्वेश्चन दूंगा, आप बना लोगे, देन फिर और वो मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर फ्री स्टडी कंटेंट में जाना और स्टडी फ्री स्टडी मटेरियल या फ्री मटेरियल करके होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। पहले खुद बनाना, फिर नेक्स्ट डे उसका हम लोग लाइव लाएंगे। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना। उस क्वेश्चन के उतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन नहीं आने वाला और ना छूटने वाला, और सबसे बड़ी बात कि आप स्पीडली बना पाओगे। ठीक है, अब मैं बोलूं कि बालक एक त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। क्षेत्रफल और परिमाप दो पे बात कर लेते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, और क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का एरिया। तो परिमाप क्या होता है भाई? तो भुजा भुजा भुजा, यानी कि ये मान लो ए बी और सी है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, डिपेंड करेगा जब जैसा रहेगा इसका मान। क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 आधार गुणा बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। इतना सब लोग को याद है क्योंकि अब यही आएगा। ठीक है, तो अब ये सामने आने वाला है, सामने आने वाला है मतलब किस रूप में आने वाला है? तो भाई लिखेंगे कि अब हमने पढ़ लिया समरूप त्रिभुज, तो उसके कुछ कुछ पॉइंट्स या अभिगृहित कह लीजिए उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लिखिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप ठीक है, यानी कि मान लो त्रिभुज ए बी और सी है उसका परिमाप, ठीक है, और एक त्रिभुज है त्रिभुज डी ई एफ, उसका परिमाप, दोनों का परिमाप उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। उनके संगत भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? फट से मेरा बच्चा कहेगा सर ए बी, तो उधर से हम लोग डी लेते हैं। ठीक है, इधर से हम लोग लेते हैं ए सी, तो उधर से हम लोग बी एफ ले लेते हैं। इधर से हम लोग लेते हैं बी सी, तो उधर से हम लोग डी ई ले लेते हैं, शायद डी एफ ले लेते हैं क्या, डी ई एफ। ठीक है, देख लेना आप लोग। मतलब कि अगर दो त्रिभुज हैं समरूप, एक आपका है ए बी और सी और दूसरा है आपका डी ई एफ, तो इस केस में ठीक है, तो उनका परिमाप मान लो कि हो सकता है एक भुजा का मान दिया हो, इसमें इस भुजा का मान दिया हो, दोनों में संगत भुजाओं का मान दे रखा हो, और बोले कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप इतना है, तो बताओ त्रिभुज डीईएफ का परिमाप कितना होगा। तो आप इसमें रख दोगे, इनको छोड़ दोगे, यहां से इस क्वेश्चन को
सॉल्व करके और टिक कर दोगे। तो बस यही है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन तो बहुत जल्दी बनेगा, और नहीं याद है तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी तो कमेंट करना, कोई भी टॉपिक हो, ज्योमेट्री का या मैथ्स का कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे। ठीक, नोट्स जो है ये नोट्स भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर फ्री मटेरियल करके आपको कंटेंट में दिखाई देगा, वहां मिल जाएगा। ठीक है, अपलोड हो चुका होगा, इसके बाद ही अपलोड होगा, बट डीपीपी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये इसका भी, ज्योमेट्री का भी डीपीपी अपलोड करवा देता हूं, और आपका नंबर सिस्टम का अपलोड हो चुका है, बना लो। उसके बाद मैं उसका कंटिन्यू 2 या 3 घंटे का लाइव क्लास लाऊंगा कि जिसमें जो भी डाउट रहे वो आपका क्लियर हो जाए और आप उसको और तेज और बेहतर बनाना सीख जाओ। तो ये एक था। दूसरा लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है अगर त्रिभुज डी ई एफ के, तो मध्यिकाएं भी संगत अनुपात में होंगी। संगत एक समान होंगी, या संगत मध्यिकाएं, सॉरी यहां पे लिखना चाहिए था मुझे, संगत मध्यिकाएं एक समान अनुपात में होंगी। मध्यिकाएं से काम चला लो आप लोग, या लिख लो संगत मध्यिकाएं एक समान अनुपात में होंगी। मध्यिका आप किसे कहते हैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि एक अगर त्रिभुज है, ये एक अगर त्रिभुज है बालक, ठीक है, तो सामने वाली भुजा यानी कि ए बी सी में ए शीर्ष से ऐसा आए कि ये ठीक इसको आधा आधा विभाजित कर दे। मतलब कि ये डी पॉइंट पर अगर बांटता है तो बी डी इक्वल्स टू सी डी होना चाहिए, कंडीशन फॉलो। तो ऐसी रेखा को हम लोग मीडियन का नाम देते हैं या मध्यिका का नाम देते हैं, मीडियन का नाम देते हैं या मध्यिका का नाम देते हैं। तो कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, एक ए बी सी और एक आपका आ गया डी ई एफ, ए बी सी और एक आ गया आपका डी ई एफ, अगर दोनों ही समरूप हैं, ठीक है, और दोनों में फिर मध्यिकाएं भी होंगी। नामकरण भी कर दिए रहो भाई, उसके आगे का नाम कर दो, डी ई एफ तो उधर चले गया। तो मान लो मैं इसको नाम देता हूं 1, यहाँ डी ऑलरेडी दे चुका था, कंफ्यूजन कर देगा आप लोग को, ये कंफ्यूज नहीं होना है ना, नाम बदल देते हैं। तो मैं इसका नाम देता हूं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6। तो अब हमारे पास मध्यिका E6 है, F5 है, D4 है, A1 है, B2 है और C3 है। चलो जो भी रहे आप लोग समझ जाना। तो अब कह रहा है कि इनकी मध्यिकाओं का भी क्या होगा, मध्यिकाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। मतलब पहला वाली मध्यिका A1 बटे में, A1 के बटे में कौन आएगा जी, A1 के बटे में आ जाएगा आपका यहां से D4। दूसरा वाला मध्यिका B3, उसके बटे में कौन आएगा E6। तीसरी वाली मध्यिका C2, उसके में कौन आएगा F5। ठीक है, तो आप समझ गए आप लोग कि संगत मध्यिकाएं भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी, एक समान अनुपात में होंगी। अगर त्रिभुज दोनों हमारे सिमिलर हैं, समरूप अगर उसने कह दिया, तो एक ये चीज याद रखेंगे, इससे भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। क्योंकि मान लो एक समानुपाती, एक मध्यिका का मान दिया हुआ है और आपको पता है कि वो समानुपाती होगी, तो आपको वहां से एक रेशियो मिलेगा और जिसके आधार पर आप क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ज्योमेट्री। अब एक बार ना अगर सोर्स की बात करेगा बच्चा मेरा कि सर कहाँ से पढ़ूं, तो देखो यार मेरी फेवरेट बुक है एक मैथ्स टीचर के अनुसार से, और इतना खराब भी नहीं पढ़ाता मैं, तो आर डी शर्मा। ये आपको हिंदी में मार्केट से गायब है अभी, बट मिल जाएगी मंगवाने पर, या ऑनलाइन देख लो मिलती हो तो, और इंग्लिश एडिशन तो खैर आती ही है। तो ये बहुत अच्छी बुक लगी है मुझे। ठीक है, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजें समझाया है और उसके बाद वहां पे प्रॉब्लम्स भी दिया है। तो आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छा करना है तो या तो एनसीईआरटी फॉलो करो, लेकिन एनसीईआरटी का ये एक्सटेंडेड वर्जन रहता है, एनसीईआरटी का पूरा माल इसमें रहता ही है, साथ में और एक्स्ट्रा भर भर के रहता है, और मजा आता है पढ़ने में। अगर इससे पढ़ोगे तो आप वो रिलेट कर पाओगे, खुद का दिमाग खुलने लगेगा, नए नए तरीके डेवलप होने लगेंगे। और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये अभी भी मैं फॉलो करता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और हर बार इस बुक में ये खासियत है, इसलिए इससे मुझे प्यार है कि हर बार कुछ ना कुछ ये अपडेट करके मुझे देती है। पता नहीं सेम बुक, मतलब वो इतनी पुरानी बुक है यार, 2009 या 10 की बुक है वो।
मेरे पास। और वो अभी भी मतलब सोचो, क्योंकि मैथ्स में क्या ही बदल गया, कौन नया थ्योरम लेके आ गया, तो वो जब भी खोलता हूँ ना तो कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाती है मुझे, बस मैं खुद ही से नहीं सीख पाया। ठीक है, झोला छाप रह गया। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आप लोग हो ना साथ में, ठीक है, अपन मिलके कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखना। अब लिखना त्रिभुज की ऊंचाई। अब मैं कोई भी कॉन्सेप्ट बताने से पहले आप लोग को बड़े अच्छे और बड़े बेहतर तरीके से, ठीक है, पहले समझा रहा हूं जिसपे वो अभिगृत बनने वाला है। ये तरीका मैंने आपको पहले भी बोला कि ज्योमेट्री जब भी पढ़ो तो डायग्राम, जो भी अभिगृत लिखा है, एक्सियम लिखा है, जो भी फॉर्मूला लिखा है, जो भी कंडीशन लिखा है, उसको देखने के बाद स्टेटमेंट पे जाओ। स्टेटमेंट पहले पढ़ोगे तो वो बोझा कर देगा, थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी लगाओगे मजा आ जाएगा। चलो फिर देखते हैं हाइट। अब हाइट जो होता है, त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है, तो आप लोग सबको पता है कि त्रिभुज का ऊंचाई कैसा होता है। मान लो कि ये एक त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसी को हम लोग हाइट का नाम देते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं। यही तो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको समझनी है। इसी को हम लोग परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, ठीक है। इसी को हम एल्टीट्यूड का नाम देते हैं। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि नहीं, कमेंट करके बताओ यस और नो। जो बच्चा ईमानदार होगा मेरे लिए जरूर लिखेगा यस सर, समझाए थे। ठीक है, क्या समझाया था कि यहां से एक लंब खींचा जाए जो क्या करे, 90 अंश का कोण बनाए। और ध्यान रखना कि एंगल बी और एंगल सी में हम देखेंगे कि इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो ये जो लंब है ये डी, ठीक है, ये जो लंब है ए डी, ये क्या होगा, हमेशा एंगल बी के करीब बनेगा। एल्टीट्यूड कहां शिफ्ट होगा, बड़े वाले एंगल के तरफ। अगर शीर्ष से अगर ऐसा कुछ किया जाए तो बताओ, मैंने आपको बताया था कि नहीं। अब वो था कि मैंने बोर्ड पे नहीं पढ़ाया, कुछ बच्चों ने पर्सनल मैसेज करके कहा सर, तो मैंने बोला ठीक है भाई, खड़े होके ही पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे भी जिंदगी में बहुत भाग दौड़ लगा हुआ है, लोग अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे हैं, पर चलता है अपना काम। अब चल गया है तो चलेगा, रुकेगा नहीं। ठीक, भगवान श्री राम की कृपा रहेगी तो भाई सब चलता रहेगा। चलो, तो अब मैं यहाँ पर तीसरा वाला बताने जा रहा हूं। दो तो मैं बता चुका आपको, एक तो परिमाप वाला बता चुका, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, मध्यिकाओं आपस में समानुपाती होती हैं, दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो। तीसरा लिखना कि भाई ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात। ऊंचाई कौन कौन है भाई, दो त्रिभुज बना दूं समरूप, इसी के जैसे एक और बना देता हूं। डी तो हो गया था ना, ई एफ जी और ये रहा एच। ठीक, तो अब ऊंचाई हमारे पास इस वाले में हमारी हाइट जो है, समझना इतने प्यार से कोई समझाने नहीं आएगा ज्योमेट्री, इतने कॉन्फिडेंस, इतने प्यार के साथ यकीन मानो। भले आप आज नहीं देख रहे हो, लेकिन एक दिन देखोगे परीक्षा के बाद, कहीं किसी रोज मेरी वीडियो मिली तो फिर बोलोगे कि अरे यार एक बार पढ़ लेना था सर से मैथ्स। ठीक। दादा बात करता हूँ। अरे यार क्या है ना, इस टाइम पे कोई नहीं रहता क्लास में, तो थोड़ा सा खुल जाता है आदमी। अब आप लोग के अलावा है कौन, कैमरे के अलावा। और मुझे पता है कि इस कैमरे के पीछे अभी मेरे हजारों बच्चे अपना अपना मुकद्दर हाथ में लिए जद्दोजहद करते हुए जिंदगी से मेरी तरह। तो मैं अब इस फेस में हूं कि और बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। तो जो भी ऊंचाई होंगी, और ऊंचाई यही एक थोड़ी होगी भाई, आप बी से भी एक लंब डाल सकते थे जो 90 अंश का कोण बनाए, आप एफ से भी एक डाल सकते थे जो 90 अंश का कोण बनाए, आप यहां से भी डालते। मेरा बच्चा ये कमेंट करके बताएगा कि इसको क्या कहते हैं। मेरे बच्चे इस बताएंगे इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको जहां पर तीनों ऊंचाइयां, जहां पर तीनों लंब, या जहां पर जो तीनों शीर्ष लंब हैं एक दूसरे को काटें, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। इसकी पिछली कक्षा में पढ़ा था, कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो और मुझे और बेहतर तरीके से। तो मतलब टोटल 3 ऊंचाई इस वाले में बनेगा, 3 ऊंचाई इसमें बनेगा। अब नामकरण करने जाऊंगा तो नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या किया जाए, वही 1 2 3 वाला ही ज्यादा अच्छा लगता है जी मेरे को, कर देता हूं वही। इसको हटा देता हूं, इसको भी हटाना पड़ जाएगा तब, कोई बात नहीं। मैं इसको नाम दे रहा हूं 1, ठीक है, इसको नाम दे रहा हूं 2, इसको नाम दे रहा हूं 3, इसको नाम दे रहा हूं 4, इसको दे रहा हूं 5, इसको दे रहा हूं 6। तो अब इनकी संगत ऊंचाइयां हो गई A1 बटे में E4।
ठीक है। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो ऊंचाई के वर्ग के लिए है। तो A1 का स्क्वायर, E4 का स्क्वायर, फिर आया आपका B2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई B2 के बाद F5 का स्क्वायर, उस वाले संगत लंब का ये वाला संगत लंब है। अब बचा हमारा C3 का स्क्वायर बटे में G6 का स्क्वायर। किसी बुक में इस तरीके से नंबरिंग नहीं मिलेगा, ये मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, बच्चे अच्छे से समझ पाए। अब हो सकता है आप और कंफ्यूज हो जाओ, बट नहीं भाई, पाप नहीं लगने दूंगा मैं अपने ऊपर, ठीक है। अब ये किसके लिए किया जाता है? संगत ऊंचाइयों का जो वर्ग है उसका अनुपात हमें क्या देगा, तो लिखना ये देगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC है और उधर कौन सा है, E F और G का क्षेत्रफल। यानी कि अगर दो त्रिभुज A B C समरूप हो त्रिभुज E F G के, देखो मैं अब पूरा एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया तो कितने आत्मविश्वास के साथ पूरा ही कॉन्सेप्ट आपको उल्टा बताया, पूरा कॉन्सेप्ट आपको उल्टा बताया और यहां लेके आया। और बाकी कोई भी आपको पढ़ाएगा तो वो यहां शुरुआत करेगा कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बट मुझे आपके दिमाग में इसको छापना था, ठीक है, तो उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। पहले तो बहुत बच्चों को हाइट में ही कंफ्यूजन रहता है, मैंने वो क्लियर किया, फिर बताया संगत ऊंचाइयां कैसे लेंगे, फिर उनका वर्ग करा, फिर हम आए क्षेत्रफल पे, फिर हम आए उल्टा। तो अब ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बस अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो अपने गुरुजी के साथ, ठीक, बहुत बेहतर करने वाले हैं, बहुत ही बेहतर किया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो किसी भी चीज का। चलिए, तू ही है जमी तू ही आसमां, बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे। गाना नहीं, हाँ ये जुबान पे ना दो तीन चीज फंस गया है। चलो लिखो, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, समरूपता सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में ये एक अलग सा ज्योमेट्री में प्यारा सा है, ठीक है, कि भाई आपके पास एक ट्रायंगल अगर है, एक त्रिभुज है, ये है A पॉइंट, ये B है और ये C है, ठीक, क्लियर दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूं कि A और B के ठीक बीच बिंदु से एक इसके पैरेलल, बात को समझना, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएगा कोई भी बच्चा, मैं केवल A और B का मध्य बिंदु ले रहा हूं और B C के ठीक समांतर यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आ रहा समझ में? मैंने इधर का मध्य बिंदु नहीं लिया अभी, मैंने केवल इसका मिड पॉइंट पकड़ा और इसके पैरेलल ड्रॉइन किया। इस बात से कहानी बदलती है और दिमाग में अपना अच्छा जगह बनाती है। तो भाई देखो, A B C हुआ और ये दोनों का नाम दे दिए रहो D और E, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज था, उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, आधार के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज को या इसकी बाकी की दूसरी भुजा को ठीक आधे में विभाजित करेगी। और साथ ही साथ इस DE का मान, इस DE का मान 1/2 ऑफ BC होगा, यानी कि बेस के बराबर होगा, आधार के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको अपनी भाषा में आप लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख देना, इसके बाद इसका कन्वर्स देख लेंगे। और क्या लिखना था, DE पैरेलल टू BC, इसका कन्वर्स जो है, कन्वर्स में कुछ नहीं है, जो चीज मैंने आपको अभी बोल के समझाई कि अगर ये AB का मध्य बिंदु है और पैरेलल है तो E जो है AC का मध्य बिंदु होगा। इसी को हम लोग मध्य बिंदु मिड पॉइंट थ्योरम या मध्य बिंदु प्रमेय नाम देते हैं। इससे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को टिक करके आगे बढ़ेंगे जब हम इसका थ्योरी के बाद इसके DPP को देखेंगे, प्रैक्टिस पेपर को देखेंगे, MCQ सीरीज में हमारे। तो मिड पॉइंट थ्योरम भी आपका हो गया। चलिए इसको जल्दी से नोट करने के बाद अब लिखेंगे बालक थेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम। काश जल्दी से टीम असाइन हो जाए हमारी, अच्छे अच्छे लोग जो जिसको भी
मैं कहने वाला था यार, अगर किसी को बढ़िया कंप्यूटर का नॉलेज है जो पीपीटीज वगैरह मेरे हिसाब से डिजाइन करके दे सकता है तो प्लीज कांटेक्ट करेगा मुझे। मेरे ग्रुप नंबर तो है ही स्टाफ का, उनको कांटेक्ट करेंगे आप और बताएंगे जिनको बढ़िया नॉलेज हो पीपीटी डिजाइन वजाइन करने का कि जो तैयार कर सके। तो फिर मैं अपने जगह रखता और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते जाता टॉपिक वाइज, तो बड़ा मजा आता पढ़ाने में। चलो कोई नहीं, हम लोग फिलहाल देखते हैं थेल्स थ्योरम को। हाँ एक सेकंड। ठीक है, ठीक है। इसको इसका है नाम लिखना, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। जैसा नाम वैसा काम, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। मैं याद रखने के लिए करता हूं कि ये अनुपात की आधारशिला रखेगा, ठीक है। देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखे, इसे मतलब कहते हैं बीपीटी बोल देना आप लोग, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब ध्यान देना इस बात का कि सिंपल लिखना स्टेटमेंट कि त्रिभुज की किसी भी बिंदु से, यानी कि देखो पहले समझा देता हूं फिर हमेशा यही करना है आपने। किसी भी बिंदु से, 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज बोलोगे तो मैं जितना बोलोगे उतना बनाकर समझा दूंगा। यहाँ पे किसी भी एक बिंदु से, किसी भी एक बिंदु से और इसके पैरेलल, मान लो कि ये त्रिभुज था मेरा ए बी सी, तो बीसी के पैरेलल ए बी के किसी भी एक बिंदु से बीसी के पैरेलल एक रेखा अगर खींची जाए, ठीक है, तो ये रेखा आ जाएगी डी और ई। तो वो कहता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहता है कि वो देगा हमें ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, यानी कि उसे बराबर बराबर अनुपातों में बांटेगा, ठीक है। कि त्रिभुज के किसी भी बिंदु से, नहीं किसी भी एक भुजा के, त्रिभुज कोई भी त्रिभुज है उसकी एक भुजा ए बी थी, ए बी में मैं कहीं भी एक बिंदु ले लूं, ठीक है, वहां से जो सामने वाली जो भुजा है, ठीक है, उसकी किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो बराबर अनुपात में, मतलब किसको किसको, एडी और डीबी का अनुपात ए और इसी के अनुपात के बराबर होगा। मान लो कि यही मैं उल्टा कर दूं, ए बी सी नाम दे दूं इसको, और मैं कहूं कि मुझे ना सर, मुझे इसको यहां से चाहिए बिंदु। तो अब यहां से अगर बिंदु ले रहे हो आप बालक, तो आप इसके पैरेलल एक लाइन खींचोगे, तो मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा। तो अब इसका नाम दूंगा, मान लो यहां पर दे दिया डी और यहां पर दे दिया ई। तो अब किस अनुपात में बढ़ गया भाई, एक ये अनुपात आया और ये, और यहां पर ये और ये, तो अर्थात मुझे मिला सी डी अनुपात ए डी बराबर रहेगा सी ई अनुपात सी ई बी के, ठीक है। तो इसका थ्योरम लिख लेंगे जल्दी से कि अब प्यार से लिखना, 3 भुजाएं हैं भाई त्रिभुज में, कौन कौन सी भुजा है, तो मेरा बच्चा कहेगा ए बी, फिर बोलेगा सर ए सी, ए बी, बी सी और ए सी। कहानी शुरू होगी एक भुजा से, साथ में चलेगी दूसरे के और खत्म होगी तीसरे पर। त्रिभुज की किसी एक भुजा से, किसी एक बिंदु से, किसी एक भुजा के किसी एक बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि समझना, फिर से बना देता हूं डायग्राम, बड़े अच्छे से समझना थेल्स प्रमेय को। ये समझना, याद करने जैसा कुछ है नहीं, ज्यादा चीजें याद ना करनी पड़े उसी में भलाई है, ठीक है। कैसा लग रहा है लेक्चर, तो शेयर कर देंगे और लाइक जरूर कर देंगे। देखो भाई, त्रिभुज की किसी एक भुजा, पहली भुजा के किसी एक बिंदु, हाँ किसी एक बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, ठीक है, समांतर एक रेखा खींची जाए, खींच दी भाई, रेखा को नाम दे दिया। तो वो रेखा आगे चल के जो तीसरी बच गई थी उसको समान अनुपात में, मतलब कि ए डी बटे बी डी जितना आएगा ठीक उतना ही ए और ईसी का मान आएगा, अनुपातिक मान, ठीक है, अनुपात में मान आएगा। और इसी का यूज करके सिमिलरिटी के बहुत सारे, समरूपता के, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए जाएंगे, गजब से गजब। तो अब स्टोरी याद रहेगी, एक भुजा के एक बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा पर जो बिंदु प्राप्त होगा, रेखा प्राप्त होगी,
तो वो समान अनुपात में, तो इसीलिए इसे हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। तो ये तो रहा थ्योरी का। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट आप लोग थोड़ा सा प्यार दीजिए। और डीपीपी जो है आपको एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में मिल जाएगा, बस आप लोग को जाना है और जीत फाउंडेशन का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और कोई योग्य उम्मीदवार हो जिसे वर्ड और पीपीटी का बढ़िया अच्छा नॉलेज हो, तो वो जरूर संपर्क करेगा मेरी टीम से। तो बाकी बढ़िया मेहनत करते रहिए, बहुत आसान तरीके से, बहुत प्यार से आप लोगों के लिए मैं मैथ्स लेके आता रहूंगा, साथ में और भी सब्जेक्ट्स जल्दी ले आए जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।